की जानकारी होना अनिवार्य है कि मैप कैसे कैसे बना, कब बना, कैसे बना, किसने क्या बनाया, मैप का इम्पोर्टेंस क्या है, मैप को कैसे चेक करेंगे हम लोग, और फिर सर्वे कैसे करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, ओल्ड टेक्नोलॉजी से, ये सब से। तो मैप के बारे में सबसे पहला तो ये है कि जब राजाओं लोगों का हुकूमत था, राजा का हुकूमत था, उस पीरियड में राजा लोगों को किसान से टैक्स लेने के लिए, मालगुजारी टैक्स जिसको कहते हैं आज के डेट में, उसको लेने के लिए सर्वे का आविष्कार किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय थाक बस्त सर्वे के नाम से जाना गया और राजा लोगों ने थाक बस्त सर्वे किया। थाक बस्त सर्वे क्या होता है कि जैसे सबका अपना अपना एरिया था कि हमारा इतना एरिया है, इतना एरिया में हमारा है, तो मिट्टी का ढेर लगा लगा करके और उस एरिया को बता दिया जाता था, चिन्हित कर दिया जाता था कि ये मिट्टी का ढेर से लेकर के वो मिट्टी के ढेर फलाने आदमी का है, इस मिट्टी के ढेर से लेकर के उस मिट्टी का ढेर फलाने आदमी का है। इस तरह से कर करके हम सर्वे का इस्तेमाल किए, वो मिट्टी का ढेर कर कर करके, जिसको थाक बस सर्वे का नाम दिया गया। ये राजा के जमाने में ये काम को किया गया था। और वो भी किस लिए किया गया था कि मालगुजारी टैक्स यानी जमीन का टैक्स रैयत से कैसे लिया जाए, जो किसान है जो खेत को जोतते बोते हैं उससे टैक्स कैसे लिया जाए, उसके लिए राजा ने सर्वप्रथम थाकबस सर्वे का निर्माण करके वही मिट्टी का ढेर लगा लगा करके, और एक मिट्टी के ढेर से दूसरे मिट्टी का ढेर फलाना आदमी का है, इस मिट्टी के ढेर से उस मिट्टी का ढेर दूसरे आदमी का है, जिसको थाकबस सर्वे का नाम दिया गया। उसके बाद थाकबस सर्वे कुछ दिन तक चला, राजा का हुकूमत चला, उसके बाद अंग्रेज की हुकूमत आई और जमीन की वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उस समय जमीन की वैल्यूएशन नहीं थी, राजा के हुकूमत में बहुत कम थी, यानी अंग्रेज के भी हुकूमत में बहुत कम ही थी। आज के डेट में जो जमीन की वैल्यू है उसके अनुसार अंग्रेज के हुकूमत में भी जमीन की वैल्यू बहुत कम थी उस जमाने में भी। लेकिन चलिए, जब अंग्रेज की हुकूमत आई राजा के बाद से, तो उन्होंने, अंग्रेज ने भी यही सोचा कि सबसे पहले हम रेंट किसान से कैसे ले। उससे पहले तो राजा लेते ही थे, राजा के बाद जब अंग्रेज की हुकूमत हुई तो अंग्रेज को किसान लोगों से मतलब रेंट खेत का नहीं मिल पाता था, मालगुजारी टैक्स वो किसान लोगों से नहीं ले पाते थे। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत दिन हुकूमत अंग्रेज के करने के बाद अंग्रेज को एकाएक ऐसा ख्याल आया कि भाई चलो भाई, हम अब किसान लोगों से भी रेवेन्यू को कलेक्ट करें और उसके लिए जमीन का सर्वे कराया जाए, जमीन का सर्वे कराया जाए, ताकि सर्वे करा करके और हम किसान का टैक्स लेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है, एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जमीन का सर्वे कराया तो जाए, टैक्स कैसे वसूला जाए। तो टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने, उस समय अंग्रेज ने, पुलिस से लोग बहुत डरते थे अंग्रेज के जमाना में, आज की बनिस्बत अंग्रेज के जमाना में पुलिस से लोग बहुत डरा करते थे, बहुत ज्यादा। लाल टोपी अगर गांव में चला गया तो पूरा का पूरा गांव घर के अंदर सट सट गेट बंद करके, वो पढ़ा लिखा आदमी हो तब या इलिटरेट आदमी हो तब, जो भी आदमी हो, सब का सब अपना गेट बंद कर करके अपने घर के अंदर घुस जाते थे कि भाई गांव में पुलिस आ गई, लाल टोपी आ गई। तो उसने टैक्स वसूलने का काम, थाना, एक एक थाना को फिक्स किया कि ये थाना से पूरे विलेज का, पूरे एरिया का, इस थाना के अंतर्गत जितना भी विलेजेज आते हैं, जितना भी गांव आते हैं, सभी गांव का टैक्स वसूलेगा, वही थाना के अंदर जमा होगा और किसान वहीं आकर के अपना मालगुजारी टैक्स जमा करेंगे। उसको नक्शे में राजस्व थाना का नाम दिया गया। उसे ही नक्शा जब हम बताएंगे, मैप जब हम दिखाएंगे, तो मैप में जब दिखाएंगे तो मैप में एक हेडिंग है राजस्व थाना का नाम और राजस्व थाना का नंबर। तो राजस्व थाना का नंबर मतलब विलेज का नंबर हो गया, और राजस्व थाना का नाम, तो राजस्व थाना का नाम, जैसे में पटना में विक्रम है, मतलब कि फुलवारी है, पटना सिटी है, इस तरह से मतलब डिफरेंट, मतलब कि इसमें राजस्व थाना का नाम अलग अलग है सभी जिला में। जैसे आप मोतिहारी चंपारण में चले जाएं तो बेतिया है, शिकारपुर है, बगहा है,
तो उस समय ये सब मुख्य थाना हुआ करता था, एक थाना हुआ करता था। आज के डेट में पुलिस स्टेशन बहुत सारा बन गया है, हमारा आबादी के हिसाब से पुलिस स्टेशन का निर्माण होता चला गया। तो उस जमाने में रेवन्यू थाना मतलब थाना की संख्या बहुत कम थी। उस समय अंग्रेज के दौर में थाना की संख्या बहुत कम थी और आज के दौर में थाना की संख्या बहुत ज्यादा हो गया। तो जब अंग्रेज के दौर में जो जो मुख्य थाना था, खास करके जिसमें ज्यादा पुलिस, ज्यादा व्यवस्था, ज्यादा कम्युनिकेशन अंग्रेज का रहता था जिस जिस थाने में, उस थाने को रेवेन्यू थाना का नाम दे करके और कहा गया कि टैक्स जो है ना, जमीन का टैक्स यही वसूला जाएगा। और जब नक्शा का निर्माण किया गया तो उसमें रेवेन्यू थाना का नाम अंकित किया गया ताकि गांव वाले को ये पता चले कि राजस्व थाना शिकारपुर है, अगर बेतिया में है तो बगहा है, तो यानी कि पब्लिक उस बगहा के पूरे सारे एरिया का आदमी उसी रेवेन्यू थाना में जा करके अपना पैसा जमा करेंगे, अपना गवर्नमेंट का टैक्स जमा करेंगे, मतलब इसका जमीन का टैक्स लगान देंगे। तो ये चीज, वही चीज आज के डेट में हम सीओ के यहाँ जमा करते हैं, उसी चीज को आज के डेट में हम सीओ के यहाँ जमा करते हैं। अंचल अधिकारी उसका मतलब आजादी के बाद हमारा उस चीज को अंचलाधिकारी के नाम से चलाता है। तो वही चीज कैडेस्ट्रल सर्वे में राजस्व थाना का नाम कहा गया। थाना नंबर मतलब एक राजस्व थाना के अंदर मान लिया कि 500 गांव है, सपोज दैट 500 रेवेन्यू विलेजेज है, तो एक रेवेन्यू थाना के अंदर अगर 500 रेवेन्यू विलेजेज है तो एक नंबर रेवेन्यू विलेजेज से उसको शुरू किया गया राजस्व थाना बगहा, थाना नंबर 1। राजस्व थाना बगहा, थाना नंबर 1 में रामपुर गांव का नाम, थाना नंबर 2 में श्यामपुर, थाना नंबर 3 में भगवानपुर, इस तरह से कर कर करके जितना सारा विलेज है उस विलेज को 500 तक एक रेवेन्यू थाना में एंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट रेवेन्यू थाना में जब जाते थे तो फिर थाना नंबर 1 से शुरू होता था। यानी कि 100 विलेज, 200 विलेज, 500 राजस्व रेवेन्यू विलेज को एक साथ बना करके एक रेवेन्यू थाना का नाम दिया गया, एक रेवेन्यू थाना का नाम दिया गया। और उस रेवेन्यू थाना का नाम दिया गया रेवेन्यू थाना, रेवेन्यू थाना का नंबर, जितने एक रेवेन्यू थाना में अगर 500 विलेज है तो 500 नंबर हो गया, वो सीरियल नंबर 1 से चल करके लास्ट तक जहां तक गया वहां तक हो गया। फिर जब दूसरा रेवेन्यू थाना में अगर 200 विलेज है तो वहां पे थाना नंबर 1 से जा करके और दो रेवेन्यू थाना में 200 विलेज तक, थाना नंबर 200 तक वो एंड हो गया। तो उसी से नक्शा का संधारण, आज के डेट में नक्शा का खोज, आज के डेट में नक्शा को पहचानते हैं हम रेवेन्यू थाना और रेवेन्यू थाना नंबर से, और फिर गांव के नाम से जानते हैं। तो ये रेवेन्यू थाना का आविष्कार अंग्रेज ने किया था, अंग्रेज ने किया था। और ये इसलिए किया था कि सिर्फ रेंट वसूलने के लिए, और थाने वाले से लोग डरते थे, हमारे विलेजर जो थे वो थाने वाले से डरते थे, और थाना को आसानी से टैक्स दे दिया कर देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, थानेदार को टैक्स देने में। बाकी लोग टैक्स लेने जाते तो उसको लाठी डंडा से पीट के भगा देते हैं, लेकिन एक पुलिस एक ऐसा विंग था अंग्रेज के दौर में जिससे काफी लोग डरते थे कि पुलिस पकड़ लेगा तो काला पानी भेज देगा, तो चलान कर देगा, तो फांसी पर लटका देगा, तो फलना कर देगा। और ऐसा लोग किए हैं, अंग्रेज लोग किए हैं पुलिस के थ्रू, जिसके चलते लोगों के दिल में डर बैठ गया था। और इसीलिए अंग्रेज ने सोचा कि बेस्ट उपाय है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए थाना को ही क्यों न बनाया जाए, और उसी राजस्व थाना का नाम नक्शे में अंकित करते हुए वो चले गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अंग्रेज के जमाने में सर्वे किया गया था तो उस समय थाक बस सर्वे तो राजा के जमाने में था, तो उसमें टेक्नोलॉजी क्या थी, मिट्टी का ढेर बनाना। थाक बस सर्वे में टेक्नोलॉजी ये थी कि मिट्टी का ढेर बना दिया, मिट्टी का ढेर बना दिया, मिट्टी का ढेर बना करके एक मिट्टी के ढेर से दूसरे मिट्टी के ढेर में फलाना आदमी का है, एक मिट्टी से ढेर दूसरे मिट्टी का ढेर फलाना आदमी। उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, एक्चुअली क्या था कि उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, इसीलिए लोग उसको मतलब कि यूज करना शुरू किया। उसके बाद में मिट्टी के ढेर से डेंग से सर्वे करना लोग शुरू किया, राजे के दौर में ही 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो आज के डेट में अभी भी बहुत पुराने लोग सब हैं, आपको डेंग से जमीन को नाप देंगे तो बता देंगे कि कितना कट्ठा जमीन है। अभी भी बूढ़े लोग हैं वैसे जिंदा गांव एरिया में, जो डेंग से चारों तरफ से नाप देंगे और कह देंगे कि ये जमीन 3 कट्ठा है, ये जमीन 2 कट्ठा है, ये जमीन 1 कट्ठा है। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी, ढेर के बाद डेंग वाला कदम वाला टेक्नोलॉजी आया, कदम वाला टेक्नोलॉजी के बाद लग्गी का सिस्टम आया। लग्गी, लग्गी जिसको कहते हैं बांस का लग्गी, पतला
बांस का मतलब लगी बना लेते हैं, और वो किसी जगह पे 5 हाथ का लगी है, किसी जगह पे 4 हाथ का लगी है, किसी जगह पे 7 हाथ का लगी है, किसी जगह पे 9 हाथ 10 हाथ का लगी है। तो यानी जहाँ पे लगी ज्यादा है वहां का कट्ठा मतलब जमीन का जो एरिया है वो ज्यादा होगा, जहाँ पे लगी कम है वहां पे जमीन का एरिया जो है वो कम होगा। यानी लगी भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट था जमीन को मेजर करने का। मिट्टी का ढेर भी एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम ये पता करते थे कि इस एरिया से उस एरिया तक मेरी जमीन है। वो उस समय वही मिट्टी का ढेर थाकबस सर्वे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट था मेजरमेंट का, कि अब देखने में ये मिट्टी के ढेर से वो मिट्टी का ढेर थोड़ा नजदीक लग रहा है, और दूसरा वाला का देख रहे हैं इस मिट्टी से ढेर से उस मिट्टी का ढेर बहुत दूर तक लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्यादा जमीन है, हमारे पास कम जमीन है। यानी कंपेरेटिव स्केल या कोई भी मेजरमेंट क्या कहता है, कंपेयर कराता है कि आपके पास कितना है, मेरे पास कितना है, उनके पास कितना है। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना मेजर करके इसी चीज को बताता है कि आपके पास 1 कट्ठा है, हमारे पास 2 कट्ठा है, उसके पास 10 कट्ठा है। उसी हिसाब से वैल्यूएशन तय होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन धनी कौन अमीर कौन गरीब, इस तरह से पार्शियली होता है। तो वहां पे वो मिट्टी का ढेर लगाना ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए जमीन का था, और उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको काम किया करते थे। अंग्रेज के जमाने में उसके बाद डेंग कदम आ गया, कदम से लग्गी पर आ गया, लग्गी से चैन पे आया, चैन जिसको जरीब भी कहते हैं। लग्गी के बाद चैन चैन सर्वे आया, चैन सर्वे। चैन सर्वे का मतलब हो गया, आप जानते होंगे 100 कड़ी का एक चैन कहा जाता है। एक चैन में 100 कड़ी होते हैं, यानी एक जरीब जिसको कहते हैं, एक जरीब कहते हैं, उसमें 100 गो कड़ी होता है। यानी एक दूसरे से कड़ी वो जुटा हुआ रहता है, वो कड़ी जुटा हुआ रहता है उस तरह का। 1 फीट से कम का ही रहता है, आधा फीट से थोड़ा ज्यादा का, और 1 फीट से कम का रहता है 100 कड़ी जो रहता है। तो 1 फीट से कम और आधा फीट से ज्यादा जो कड़ी होता है वो कड़ी 100 होता है, और 100 कड़ी को आपस में जोड़ करके मतलब कि एक चेन का निर्माण किया गया। एक चेन हुआ, एक चेन मतलब कि 66 फीट अपने यहां चलता है। यही चीज हम लोग कर्नाटक में जाते हैं, बेंगलोर एरिया में, मैसूर एरिया में, बेंगलोर एरिया में जाते हैं, तो वहां जो सर्वे की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें एक बार मैं गया था। तो उसमें मैंने देखा कि 33 फीट का उसका चैन होता है। एक जरीब जो उसका होता है वहां का वो 33 फीट का होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ का जो चैन अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया वो कड़ी वाला, जो 100 कड़ी से एक मिला करके एक चैन हुआ जिसको एक जरीब भी कहते हैं, ये एक जरीब 66 फीट का होता है। फीट में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो 66 फीट होता है। तो वही चैन से पैमाइश करना शुरू किया अंग्रेज ने। सर्वे के टाइम में चैन का यूज किया, थेडोलाइट का भी इस्तेमाल किया उसने। थेडोलाइट मतलब कि क्या होता है, थेडोलाइट क्या है? थेडोलाइट का मतलब होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल का पता करना। यानी थेडोलाइट एक ऐसा मशीन है जिससे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी एंगल को, कोण का मेजरमेंट करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कोण का मेजरमेंट करते हैं। और उस जमाने में भी आपको मालूम होना चाहिए कि आज के डेट में हम लोग ईटीएस और डीजीपीएस का यूज कर रहे हैं, और ईटीएस और डीजीपीएस का इस्तेमाल कर करके हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। परंतु अंग्रेज के जमाने में भी कोऑर्डिनेट निकाला जाता था, लेकिन उस जमाने में जो कोऑर्डिनेट निकाला जाता था उसमें दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता था। और दूरबीन से हम लोग क्या करते थे, तारा को देखते थे, स्टार को। पोलर स्टार है, पोलर स्टार फिक्स होता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टार है, जो रनिंग स्टार है, पोलर स्टार के कंपैरिजन में रनिंग स्टार को जब हम दूरबीन की सहायता से रात में, मतलब हमारे ट्रैवर्स दल लोग रात में जा करके और दूरबीन की सहायता से जब मतलब कि उसका ये करते थे, मुआयना करते थे, उसको देखा करते थे, तो देखने के बाद उनको एक एंगल मिलता था, और जिससे वो मतलब कि अक्षांश और देशांतर का निर्माण किया करते थे। उसके बाद में वहां से वो एंगल कैलकुलेट करके लाते थे। उसके बाद एंगल कैलकुलेट करके लाने के बाद में एक कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटर एक पद का नाम है जिसका संगणक नाम है
ट्रावर्सर होते थे और दूसरा कंप्यूटर होते थे। तो ट्रावर्सर का काम था कि वो दूरबीन मशीन ले जाए, अंग्रेज के जमाना की बात कर रहे हैं हम लोग, वो दूरबीन मशीन ले जाए और दूरबीन मशीन को ले जा करके किसी ऊंचे स्थान पे जहां से आसमान साफ हो, मतलब बादल नहीं हो, बादल कम हो, मौसम को देखते हुए मतलब कि क्या करते थे कि दूरबीन से वो पोलर स्टार तो फिक्स है और उसके साथ रनिंग स्टार को वो मेजर किया करते थे, देखा करते थे और उसके रोटेशन से, रनिंग स्टार के स्पीड से एंगल का निर्माण किया करते थे और स्पीड और एंगल दोनों को कैलकुलेट करके वो लाते थे और लाने के बाद में ऑफिस में ला करके कंप्यूटर सेक्शन को दे दिया जाता था और कंप्यूटर सेक्शन उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ज्योमेट्रिकल फंक्शन का यूज करके प्लस लॉग टेबल इसका यूज करते हुए, ये सब का यूज करते हुए जो वो रॉ डाटा लाते थे वो उसको फिक्स करते थे कि इसका लैटिट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। इस तरह से वो मतलब कि निर्माण किया करते थे अंग्रेज के जमाने में। और हम सैटेलाइट पर नहीं निर्भर रह करके हम स्काई, जो आसमान में तारा है जो सभी का है और सभी के लिए बराबर है, उसका यूज किया करते थे और उसका यूज कर करके हम ट्रावर्स पॉइंट का निर्माण किया करते थे। ट्रावर्स पॉइंट मतलब ट्रावर्स में भी दो तरह का ट्रावर्स होता है, एक क्लोज ट्रावर्स होता है, एक ओपन ट्रावर्स होता है। क्लोज ट्रावर्स का मतलब हो गया कि जिस बिंदु से आप चले, घुमा फिरा करके किधरों से आकर के उस बिंदु पर अगर आप पहुंच गए, उस बिंदु पर अगर आप पहुंच गए, जैसे जिस बिंदु से मेजर करना शुरू किया हमने और घुमा फिरा करके आकर के उस बिंदु पर अगर पहुंच गए तो वो क्लोज हो गया, यानी कि वो क्लोज ट्रावर्स हो गया। ठीक है, वो क्लोज ट्रावर्स हो गया। अब वैसा ट्रावर्स जिसपे हम चले जहां से और मतलब कि नहीं पहुंच सके, तो वो ट्रावर्स जो है ना ओपन ट्रावर्स, जिस बिंदु से चले उस बिंदु तक नहीं आकर के एंड बिंदु किसी और स्थान पे ले जाकर के छोड़ दिए, तो वैसे ट्रावर्स को ओपन ट्रावर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज ने गांव के सीमा का निर्माण किया, ट्रावर्सिंग करा करके, ट्रावर्स के जरिए गांव का सीमांकन का कार्य किया कि हर एक गांव का सीमा कितना कितना रहेगा, क्या क्या गांव का सीमा रहेगा, वो सीमा के अनुसार गांव का सीमा फिक्स किया। बाउंड्री जिसको कहते हैं, विलेज बाउंड्री आज के डेट में कहते हैं उसको। गांव के सीमा के साथ साथ गांव के सीमा पर जो जो मतलब 3 विलेज, 2 विलेज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां जहां पे 2 विलेज का मेल आ रहा है, वहां पे एक 3 सिवानी पत्थर का इस्तेमाल किया, जिसको ट्रायंगल भी आज के डेट में कहते हैं। तो वो मतलब कि 3 सिवानी पत्थर डाल करके और वहां पे एक जरीब 3 सिवानी पत्थर से हटके 5 जरीब का एक तोखा लाइन खींचा। तोखा लाइन जिसको अंग्रेजी में एडज्वाइनिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। तोखा लाइन का मतलब एडज्वाइनिंग विलेज है, आज के डेट में एडज्वाइनिंग विलेज है, जो पहले तोखा लाइन के नाम से जाना था। एडज्वाइनिंग विलेज का मतलब ये होता है कि एडज्वाइनिंग विलेज लाइन जिसको तोखा लाइन कहते हैं, वो तोखा लाइन एक ट्रायंगल पर, एक ट्रायंगल जो इटसेल्फ जो मैप है वो खुद का एक विलेज है। उसके बाद ट्रायंगल पे, ट्रायंगल के एक कॉर्नर पे, एक मतलब नोक पे, ट्रायंगल का 3 नोक होगा ना, तो एक नोक पे एक जरीब हट के 5 जरीब का एक लाइन खींचा जाता था। वो लाइन के लेफ्ट और राइट, लाइन के लेफ्ट साइड में एक विलेज, लाइन के राइट साइड में एक विलेज, है ना। लाइन के लेफ्ट साइड में एक विलेज, लाइन के राइट साइड में एक विलेज। तो एक विलेज लेफ्ट साइड, एक विलेज राइट साइड और एक नक्शा जिस विलेज का है वो खुद। इस तरह से वो ट्रायंगल 3 सिवानी पत्थर, जिसको ट्रावर्स स्टेशन भी कहा जाता है, वो 3 सिवानी पत्थर मतलब कि 3 विलेजेस को मतलब डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं कि यहाँ से ये विलेज यहाँ है और यहाँ से ये विलेज ये हो गया और यहाँ से ये विलेज हो गया। जहां जहां पे 4 विलेज भी लग जाते थे एक जगह पे, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन किसी किसी मैप में ऐसा देखा गया है कि 4 विलेज भी लगते हैं। तो वहां पे स्क्वायर का यूज किया करते हैं लोग, स्क्वायर का यूज किया करते हैं और स्क्वायर का यूज करके इस तरह से तोखा लाइन का निर्माण, अभी हम नक्शा दिखाएंगे आपको, उस नक्शे में देखेंगे आप कि तोखा लाइन कैसा होता है और ट्रायंगल कैसा होता है, ये चीज हम दिखाएंगे। तो चैन सर्वे प्लस थेडोलाइट दोनों को मिला करके प्लस दूरबीन, ये तीनों को मिला करके अंग्रेज ने सबसे पहले सारे पूरे 45,000 समथिंग जो विलेज है हमारा पूरे बिहार के अंदर में, सभी विलेज, सभी राजस्व ग्राम का मतलब कि सीमा का निर्माण उन्होंने पहले किया और सीमा का निर्माण करने के बाद
वो गांव का बाउंड्री किया। गांव का बाउंड्री करने के बाद वो गांव का बाउंड्री करने के लिए ट्रावर्स दल का यूज किया। ट्रावर्स दल में वही ट्रावर्सर, कंप्यूटर यानी संगणक, उसके बाद खलासी, मेट, टिंडल, ये सब पद थे पहले हमारे यहाँ, हमारे अंग्रेज के द्वारा क्रिएट किया गया, जिस पद के जरिए हम मतलब कि इस काम को, सर्वे के काम को कराते थे और उसमें टाइम बहुत लगता था। और दूसरी चीज ये थी कि फील्ड में लोगों को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता था, रात दिन कैंप गिरा करके फील्ड ही में रहना पड़ता था और ये मुआयना करना पड़ता था कि कब हमारा आसमान साफ होगा, कब हमारा मौसम साफ है, कब हमारा वेदर साफ है, कितने बजे स्टार ज्यादा दिख रहे हैं, उस पीरियड में हम जाएं और जा करके हम उसका डाटा को कलेक्ट करें। इस तरह से ट्रैवर्सिंग करने के बाद, पूरा गांव का सीमांकन का कार्य करने के बाद गांव का सीमा किया गया, उसका एरिया का निर्धारण किया गया, जिसको यूटी एरिया के नाम से जाना जाता है। पूरे गांव के एरिया को हम यूटी एरिया के नाम से कहते हैं, यूटी एरिया कहते हैं। पूरे गांव का जो एरिया होता है वो यूटी एरिया कहलाता है। तो ये यूटी एरिया, वो बाउंड्री करने के बाद पूरा यूटी एरिया का निर्माण हो गया। अब हर एक गांव का आदमी उसी यूटी एरिया के अंदर रहेगा। उसके बाद यूटी एरिया के बाद बनाने के बाद वो गांव का यूटी एरिया बना करके और उसके बाद अब एक सेटलमेंट ऑफिस का, बंदोबस्त कार्यालय का निर्माण किया गया, जिस बंदोबस्त कार्यालय के अंतर्गत आप लोग अभी काम करेंगे। और मतलब कि ऐसे तो अंचल अधिकारी के जी में ही रहेंगे, आप अंचल में रहेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक बंदोबस्त कार्यालय चलते रहेगा तब तक बंदोबस्त कार्यालय के स्टाफ आप माने जाते हैं। सर्वे का काम जब तक चलते रहता है तब तक। तो बंदोबस्त कार्यालय का उन्होंने निर्माण किया और बंदोबस्त कार्यालय को ये सीमांकन कर करके, बाउंड्री कर करके उसको ये सीट दिया गया कि अब आप जाइए और ये गांव का ये सीमा है और इस सीमा के अंदर जा करके आपको अब प्लॉटिंग करना है। सीमा के अंदर जा करके अब प्लॉटिंग करना है। अब प्लॉटिंग करने के लिए अब जाइए। अब तो जब प्लॉटिंग करने के लिए आदमी ये जाता था पूर्व के जमाने में, तो सबसे पहले जैसे ही प्लॉटिंग करने गया तो जैसे जैसे खेत का आरी बना हुआ है वैसे वैसे उस सीट पर पेंसिलिंग से नक्शा बनाने का काम शुरू कर दिया। और जो पेंसिलिंग से नक्शा बनाने का काम शुरू कर दिया, वो पेंसिलिंग वाला नक्शा को फिर जब वो सेटलमेंट ऑफिस में आते थे तो सीआई, एएसओ, ये लोग फिर वो पेंसिलिंग वाले को वेरीफाई करते थे। जाकर के वेरीफाई करने के बाद, सत्यापन करने के बाद पाते थे कि नहीं नहीं, इन्होंने जो प्लॉटिंग किया है वास्तव में जो प्लॉट पे दिख रहा है, जैसे जैसे खेत का आरी दिख रहा है वैसे वैसे ही पेंसिलिंग किया है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको वो सुधारते थे और सुधार करके उसी को किस्तवार का नाम कहा गया। उस वही किस्तवार कहलाता है हमारा। किस्तवार का मतलब ही होता है कि हूबहू जो प्लॉट पे दिख रहा है हूबहू उसका नक्शा तैयार कर लेना, किस्तवार कहलाता है। यानी सभी बाउंड्री, जैसा जैसा बाउंड्री है वैसा वैसा हम किस्तवार करके लाते थे। और उसके बाद फिर खाना पूरी का काम, पेपर मांगने का काम, उसमें नंबर भरने का काम, प्लॉटिंग का काम, ये सब करते हुए कैडेस्ट्रल सर्वे का निर्माण किया गया। और वो कैडेस्ट्रल सर्वे आज के डेट में हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। जब तक स्पेशल सर्वे फाइनल नहीं हो जाता है तब तक तो फिलहाल कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे आपको मालूम होना चाहिए कि 1885 से लेकर के 1925-26 तक, 1885 से लेकर के 1925-26 तक जो सर्वे हुआ, जो नक्शा का निर्माण हुआ, उस नक्शे को कैडेस्ट्रल सर्वे, पुराना सर्वे, साबिक सर्वे, कुछ लोग साबिक सर्वे भी कहते हैं उसको। गांव देहात में जाइएगा साबिक सर्वे का नक्शा चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा है कि जिसका आरएस हो गया है सर्वे, रिविजनल सर्वे जिसका हो गया है, तो पुरनका सर्वे को कहते हैं सर्वे के पूर्व का नक्शा चाहिए। अरे भाई, सर्वे के पूर्व का नक्शा कहां से आएगा? सोच के देखिए, सर्वे के पूर्व का नक्शा तो है ही नहीं। सर्वे होगा तभी तो नक्शा होगा ना। और सर्वे के पूर्व का नक्शा बहुत सारे गांव के आदमी बोलते हैं, पुराने लोग। यानी पुरनका नक्शा को कहते हैं कि सर्वे के पूर्व का नक्शा चाहिए। यानी जहां रिविजनल सर्वे हो गया है उस गांव के आदमी से आप जाकर के पूछिएगा तो बोलेंगे कि सर्वे के पूर्व का नक्शा दीजिए। तो सर्वे के पूर्व का नक्शा कहने का मतलब है कैडेस्ट्रल सर्वे। बहुत लोग, हम सर्वे ऑफिस गुलजार बाग में काम करते थे तो बहुत लोग नक्शा के लिए ऐसा आते थे जिसमें ये बोलते थे कि भाई सर्वे के पूर्व का नक्शा हमको चाहिए। हम उससे पूछते थे भाई सर्वे के पूर्व का नक्शा हम कहाँ से देंगे आपको?
जब तक सर्वे नहीं होगा नक्शा कैसे बनेगा? जब नक्शा नहीं बनेगा तो हम नक्शा आपको देंगे कहाँ से? तो सर्वे के पूर्व का मतलब वही कैडेस्ट्रल सर्वे। तो उसका पीरियड था 1885 से लेकर के 1925-26 तक। 1885 से लेकर के 1925-26 तक का जो भी सर्वे फाइनल हुआ वो सारा का सारा सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे, पुराना सर्वे कहा जाता है। और ये अंग्रेज के द्वारा सर्वे का काम फाइनल किया गया। और सर्वे के काम फाइनल करते समय अंग्रेज ने बहुत मेहनत किया था और हमारे स्टाफ लोगों को भी बहुत मेहनत करवाया था। रात को 12 बजे नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे नहीं, रात भर नहीं, दिन दिन भर नहीं, लोग साइकिल से, उस समय साइकिल ज्यादा था, उस समय ज्यादा गाड़ी घोड़ा नहीं था जो आज हम 4 व्हीलर का यूज कर करके झट से प्लॉट पे पहुंच जाते हैं और 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उस जमाने में 4 व्हीलर बहुत कम की संख्या में थी। जब 1885 की बात कर रहे हैं तो उस पीरियड में साइकिल ही का बहुत बड़ा महत्व था। और लोग साइकिल से ऑफिसर लोग मतलब कि सर्वे के काम में दौड़ते थे। अब बाकी ऑफिसर से नीचे जो कर्मी लोग थे वो पैदल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर करके जा करके रात दिन दिन भर जग करके एक एक प्लॉट को मेजर कर करके और उसका रिकॉर्ड तैयार कर करके सर्वे का निर्माण किया उन्होंने। और उस तरह से 1885 से 1825-26 तक का जो भी निर्माण हुआ उसका अभिलेख तैयार किया उसने। अभिलेख तैयार कर करके और उसके बाद उसको पब्लिक को दिया। एक चीज और, अभिलेख की बात आती है तो एक चीज और समझ लेना जरूरी है कि सर्वे 2 पार्ट में होता है। सर्वे का काम जो है ना 2 पार्ट का है। एक है रिकॉर्ड पार्ट और दूसरा है मैपिंग पार्ट, है ना। सर्वे में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है रिकॉर्ड पार्ट, दूसरा पार्ट होता है मैपिंग पार्ट। तो एक चीज हम लोगों को जान लेना चाहिए कि मैपिंग पार्ट जो है वो फिक्स्ड है और पहले मैपिंग पार्ट हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मैपिंग का पार्ट करते हैं और उसके बाद देन हम रिकॉर्ड का काम करते हैं। रिकॉर्ड का काम ऑन गोइंग है लेकिन मैपिंग का काम फिक्स है। कैसे? अगर मान लिया कि एक बड़ा प्लॉट है और उस बड़ा प्लॉट का मैपिंग अगर एक बार हो जाता है तो एक बार तो रिकॉर्ड बन गया उसका कि हाँ ये बड़ा प्लॉट 2 बीघा का प्लॉट है, ये फलना आदमी का है। लेकिन उस आदमी ने उस प्लॉट को 10 आदमी से बेच दिया तो रिकॉर्ड पार्ट में 10 बार वो चेंजिंग हो जाएगा और नक्शा के पार्ट में वो चेंज नहीं होता था, जस का तस रहता था। इसीलिए पुनः सर्वे करने की आवश्यकता होती है और नक्शे को पुनः मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज पुनः सर्वे करने की आवश्यकता नहीं होती। जो अगर मान लिया आपसे कोई पूछे कि भाई कैडेस्ट्रल सर्वे जब हो गया था तो रिविजनल सर्वे क्यों हुआ या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा सवाल आ सकता है। तो आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे? इसके बारे में यही जवाब दे सकते हैं आप कि कैडेस्ट्रल सर्वे में प्लॉटिंग जो बड़ा बड़ा प्लॉट था, जो एक एक आदमी के पास 5-10 कट्ठा 20 कट्ठा का एक एक प्लॉट था। हाँ हेलो, अब तो आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ। तो कहाँ पे थे, भूल। तो सर्वे में मैपिंग पार्ट और मतलब रिकॉर्ड पार्ट इसकी बात किया करते थे हम लोग। तो मैपिंग, इसको बड़ा कीजिए ना। हाँ बोल रहे हैं मैपिंग पार्ट और रिकॉर्ड पार्ट। मैपिंग पार्ट रिकॉर्ड पार्ट में हम ये बात कर रहे थे कि सर्वे में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है मैपिंग और दूसरा पार्ट होता है रिकॉर्ड। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे आ जाएगा और फील्ड में जब आप जाएंगे तो ये भी प्रश्न आएगा कि आप ये बताइए कि अगर नक्शे में 10 कट्ठा जमीन है और रिकॉर्ड में 8 कट्ठा है तो किसको सही माना जाएगा? तो इसमें आप नक्शे को ही सही मानेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम नक्शे को सही मानेंगे, रिकॉर्ड को क्यों नहीं सही मानेंगे? ये भी तो एक प्रश्न आता है। इसलिए नक्शा को सही मानेंगे क्योंकि नक्शा प्राइमरी है हमारा, रिकॉर्ड हमारा सेकेंडरी है। तो जो चीज प्राइमरी बना, जो मूल है वो मेरा मूल है, और प्राइमरी चीज जो बना वो प्राइमरी चीज है, और रिकॉर्ड सेकेंडरी चीज जो है रिकॉर्ड पार्ट है। तो मैपिंग में एक बड़ा प्लॉट था, वो 10 भाग में बट गया, बट लेकिन जमीन जस का तस ही रह गया, उतना ही रहा।
जमीन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन रिकॉर्ड पार्ट में राम जी का था, आज के डेट में श्याम, मोहन, फलना फलना ढेकना सबका हो गया। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड पार्ट अगर राम जी पूरा का पूरा बेच दिए तो उनका नाम भी वहां से हट जाता है, वो बदल जाता है। इसका मतलब कि रिकॉर्ड पार्ट ऑनगोइंग है, वो चलते रहेगा, वो उसमें ट्रांजैक्शन होते रहेगा, उसमें नामांतरण होके रहेगा, उसमें जमीन का मतलब कि नाम चेंज होते रहेगा, तो वो रिकॉर्ड पार्ट हो गया। लेकिन मैपिंग पार्ट में जो 10 कट्ठा का प्लॉट था उसको 20 भाग 50 भाग में भी बांट दीजिए, तो पूर्व वाला जो 10 कट्ठा है 10 कट्ठा में से आप 50 भाग में बांटेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि 10 कट्ठा के जगह पे 15 कट्ठा हो जाएगा वो 50 भाग में बांटने के बाद में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो मैप में अगर किसी आदमी का प्लॉट नंबर फलना और उसमें अगर नक्शा में अगर 2 कट्ठा जमीन है मैप में और खतियान में अगर 10 कट्ठा लिखा हुआ है तो वो 2 कट्ठा का ही हकदार है, 10 कट्ठा का हकदार नहीं है। अगर नक्शा में 20 कट्ठा लिखा हुआ है और खतियान में 18 कट्ठा है तो नक्शा का 20 कट्ठा है, वो 20 कट्ठा का ही हकदार है, क्योंकि मैप प्राइमरी चीज है और रिकॉर्ड सेकेंडरी चीज है। इसीलिए हम लोगों को पहले प्राथमिकता प्राइमरी को देंगे और बाद में सेकेंडरी को देंगे हम लोग। तो ये मैपिंग पार्ट और रिकॉर्ड पार्ट, ये 2 तरह का पार्ट है। तो मैपिंग पार्ट में टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी में आप चैन सर्वे, कैडेस्ट्रल में चैन सर्वे, थेडोलाइट सर्वे के माध्यम से आपने नक्शा का निर्माण कर लिया और नक्शा का निर्माण करके रेवेन्यू थाना का भी निर्माण किया, गांव में थाना नंबर का निर्माण किया और गांव में थाना नंबर निर्माण करते हुए अंग्रेज द्वारा सभी किसान से मालगुजारी टैक्स भी फिक्स कर दिया गया। उसके हिसाब से सालाना आपको इतना देना है तो उतना टैक्स आप देते रहे और वो अपना लेता रहा। उसके बाद का जो पीरियड है वो आजादी के बाद का पीरियड है, जो 1959 से लेकर के 2010-11 तक मान लीजिए। 1959 से लेकर के 2010-11 तक के बीच में रिविजनल सर्वे का काम किया गया। इस रिविजनल सर्वे में फिर भी हम लोग, अंग्रेज ने 1885 से 1925-26 तक के पीरियड में पूरा का पूरा सर्वे का काम कर लिया। पूरा विलेज जितना राजस्व ग्राम है उसका विलेज का काम कर लिया। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया। मतलब वो क्या मेहनत किया, हमारे लोगों से मेहनत करवाया उन्होंने, घंटा बजा करके और जबरदस्ती कर करके। आपको मन नहीं भी है तो यो काम पे जाना है तो जाना है, डिक्टेटरशिप वाला काम करना है, एकदम खून चूस करके काम कराना है, आपको मजदूरी भी कम देंगे और मतलब काम भी आपसे ज्यादा कराएंगे। ये सिस्टम था, डर था, ज्यादा डरते थे लोग उनसे, जिसकी वजह से वो 1885 से लेकर के 1925-26 तक के पीरियड में हमारे ही आदमी को पकड़ करके और हमारे आदमी से पूरा का पूरा कैडेस्ट्रल सर्वे का काम फाइनल करा लिया। उसके बाद सरकार ने आजादी के बाद 1959-60 से 1955-59-60 से मतलब कि ये रिविजनल सर्वे का काम करना शुरू किया कि कैडेस्ट्रल सर्वे में बहुत सारा प्लॉटिंग हो गया है। जो बड़ा प्लॉट था वो 10 भाग में बट गया है। अब 10 भाग में बट गया है तो 10 भाग में उसका 10 नंबर होना चाहिए। 10 नंबर होगा तो फिर जो 10 आदमी खरीदा है उसका भी प्लॉट नक्शा में एग्जिस्ट करेगा, दिखेगा। लेकिन अभी जो 10 एक नक्शा एक प्लॉट बड़ा है और मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे में और रिविजनल के पहले, रिविजनल सर्वे के पूर्व वो 10 भागों में बिक चुका है। तो जो आदमी उसको खरीदा है वो नक्शे में उसका कोई नामो जिक्र नहीं है, यानी नक्शे में उसका प्लॉट नहीं है। नक्शा वही है 10 कट्ठा का 10 कट्ठा का प्लॉट, लेकिन रिकॉर्ड पार्ट में उसका नाम है कि चलिए फलना प्लॉट से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चौहद्दी देते हुए कि इतना नक्शा, इतना रकबा जो है ना, इतना चीज मतलब फलना को दिया गया है। उसमें से 1 कट्ठा इतना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नीज कर देते थे। जिसका जमीन बच जाता था उसके लिए नीज शब्द का यूज किया जाता है अपने यहाँ रजिस्ट्री के पेपर में, तो नीज कर देते थे। नीज का मतलब होता है बचा हुआ जमीन। जैसे हम बेचे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हम चौहद्दी दे दिए कि चौहद्दी में इतना कट्ठा जमीन हम फलना को लिख रहे हैं जिसका चौहद्दी ये है, और उसके बचे हुए जमीन जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में मेरा बचा हुआ जमीन होगा उसको हम नीज कर देते थे, नीज लिख देते थे, यानी कि मेरा बचा हुआ प्लॉट है अभी।
जो ऑनर था उसका बचा हुआ प्लॉट है, नीज है। अगर पूरा का पूरा बेच दिया उसने तो वहां पे नीज नहीं हो करके जिस जिस आदमी को बेचा है चौहद्दी में उसका 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 नाम हो जाता है, और वो नीज नाम की चीज खत्म हो जाती है, और वो मतलब समझिए कि उसका प्लॉट खत्म हो गया। परंतु मैप में और खतियान में, दो चीज में, नक्शा में और खतियान में उसी का नाम बोलता रहेगा जब तक के सर्वे फिर से नहीं होगी, और वो 10 कट्ठे के प्लॉट को 10 भाग में नंबरिंग नहीं किया जाएगा, 10 भाग में डिवाइड नहीं किया जाएगा, जब तक के उसी का नाम बोलता रहेगा। अब एक सपोज कीजिए कि एक जमीन था, 10 कट्ठे का प्लॉट है, और 10 कट्ठे के प्लॉट को आप 10 भाग में 10 आदमी ने खरीद लिया, तो हर आदमी अपने अपने जमीन का खेत का आरी बांध लेगा, आरी बांध लेगा, अपना अपना कब्जा कर लेगा, और अपना अपना कब्जा करके अपना अपना खेती करेगा। जब सर्वे का काम होगा तो फिर उसमें किस्तवार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें किस्तवार में कहा गया कि जमीन जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में पेपर पे ड्रॉ कर देना, उसी स्वरूप में पेपर पे ड्रॉ कर देना किस्तवार हमारा कहलाता है। तो जब हम जमीन का उसी स्वरूप में पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो पुरनका सर्वे में तो एक प्लॉट था 10 कट्ठे का, अब नयका सर्वे करने के लिए जाते हैं तो नयका सर्वे में वो 10 भाग में डिवाइड किया हुआ मिलता है, तो आप अपने पेपर पे 10 भाग में उसको किस्तवार के क्रम में 10 भाग में पेंसिल से आप अपना निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर उसका पेपर आप मांगते हैं खाना पूरी के समय में, उसमें जाते हैं खाना पूरी में तो उससे पेपर मांगते हैं कि भाई ये प्लॉट आप किसका है, ये प्लॉट फलना आदमी, 10 को प्लॉट हुआ तो 10 प्लॉट में ये 10 प्लॉट किसका किसका है, तो आप पूछेंगे वहां पे प्लॉट पे जाकर के, गांव वाले से पूछेंगे कि भाई ये प्लॉट किसका है, तो वो आदमी जिसका प्लॉट होगा वो खड़ा होगा, वो अपना दस्तावेज लेके खड़ा होगा, अपना म्यूटेशन का पेपर लेके खड़ा होगा, अपना लगान रसीद लेके खड़ा होगा, ये सब लेकर के खड़ा होगा, और खड़ा होने के बाद में कहेगा भैया ये प्लॉट मेरा है। उसके हिसाब से आप उसका रिकॉर्ड पार्ट को तैयार करेंगे खानापुरी के क्रम में, और उसमें प्लॉट का नंबरिंग भी करेंगे, आप प्लॉट का नंबरिंग भी करेंगे, और उस खाना का रिकॉर्ड पार्ट भी तैयार करेंगे। परंतु प्रथम तो प्राइमरी तो आप नक्शा बनाते हैं, और सेकेंडरी में आप रिकॉर्ड बनाते हैं कि जिसके जिसके नाम का है, उसी को खतियान भी कहा जाता है। इसीलिए सर्वे के टाइम में ही खतियान बनता है, फिर उसके बाद खतियान नहीं बनता है। जहां तक अभी तक जो भी रूल है उस रूल के मुताबिक सर्वे के टाइम में ही खतियान का निर्माण किया जाता है। सर्वे एक बार हो जाने के बाद फिर दोबारा खतियान नहीं बनता है, दोबारा खतियान नहीं बनता है। रजिस्टर 2 है या सीओ के यहाँ जो ट्रांजैक्शन रजिस्टर है, उस ट्रांजैक्शन रजिस्टर में दाखिल खारिज वाले रजिस्टर में नाम कट कर करके एक से दूसरे में चले जाता है, ये चीज होता है। लेकिन खाता का निर्माण और खतियान का निर्माण, ये दोनों निर्माण ही सर्वे के टाइम में ही किया जाता है, और इसीलिए हमको 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल के अंतराल में सर्वे करना अनिवार्य है, और सर्वे का काम किया जाता है। इस तरह से हम रिविजनल सर्वे में जब आए तो रिविजनल सर्वे में 1959 से रिविजनल सर्वे करने के पूर्व एक प्रक्रिया थी। उसमें क्या प्रक्रिया थी, जब हम कैडेस्ट्रल सर्वे किए थे तो उसमें ब्लू प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब हम कैडेस्ट्रल सर्वे किए थे तो उसमें ब्लू प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कैडेस्ट्रल सर्वे जब फर्स्ट टाइम सर्वे हुआ था तो उसमें हम ट्रावर्सिंग करा करके, ट्रावर्स दल के जरिए हम विलेज का बाउंड्री तैयार कर देते थे। अब विलेज का बाउंड्री तैयार कर करके, और भी विलेज का बाउंड्री 3 सिवानी पत्थर ये सब कैसे तैयार करते थे, उसके लिए भी हमने आपको बताया कि दूरबीन की मदद से, दूरबीन एक मतलब इंस्ट्रूमेंट था जिससे तारा देखने का काम किया करते थे, और उस तारा देखने के काम से हम ट्रावर्स का काम फर्स्ट टाइम में पहले, और ट्रावर्सर, मेट, टिंडल, और मतलब कि मेट, टिंडल, ट्रावर्सर और संगणक और खलासी जो टेम्पोररी जिसको रखते थे, जैसे हम मेट, टिंडल और ट्रावर्सर के होने के बावजूद भी आपको मतलब फील्ड में आपको काम पड़ गया, तो फील्ड में जो मजबूत आदमी है, उस गांव का लेबोरियस आदमी है, उसको टेम्पोररी बेस पर वहीं पे ज्वाइन कर लिए, डेली बेसिस पर, और ज्वाइन कर करके उससे रख करके आप काम करा लिए, और काम करा करके इस तरह से पूरे 45,000 समथिंग विलेज का आपने ट्रावर्सिंग करा करके विलेज बाउंड्री का निर्माण किया, और विलेज बाउंड्री का निर्माण करने के बाद सेटलमेंट कार्यालय को वो विलेज बाउंड्री प्रोवाइड कर करके, और उसके बाद अंदर का डिटेल सर्वे आपने प्लॉटिंग का काम किया,
और प्लॉटिंग के काम में किश्तवाड़, खानापुरी, तस्दीक, कैंप, धाराएं, ये सब जो पूर्व की थी वो सारे के सारे लगाते हुए आपने पूरा काम को मतलब कि नक्शा का निर्माण किया, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे का नाम दिया गया। ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद जब रिविजनल सर्वे की प्रक्रिया बारी आई, तो जब एक बार ग्राम का सीमा निर्धारण हो गया है तो फिर दोबारा ग्राम का सीमा निर्धारण करने की आवश्यकता हमको नहीं है। नहीं है, क्योंकि जमीन कभी बदलता नहीं है, लैंड कभी बदलता नहीं है, जमीन जस का तस रहता है। और नक्शा पे जो जमीन पे हमने मैप बना लिया है वो हमारा जस का तस है। तो वो एक बार जब जमीन बन गया तो उसको कैडेस्ट्रल सर्वे का हल्का प्रिंट करवाते थे बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग से रिविजनल सर्वे में, उसको ब्लू प्रिंट कहा जाता है। यानी माइनर प्रिंट का मतलब ये हुआ कि कुछ दिखे और कुछ नहीं दिखे, स्पष्ट अगर प्लॉट का नंबर अगर दिखने लगेगा ब्लूप्रिंट में, तो अब नया सर्वे करने जा रहे हैं उसमें काम करने में दिक्कतें आएंगी, उसमें पेंसिलिंग चलाने में दिक्कत आएगी। लेकिन विलेज बाउंड्री वगैरह जो है ना थोड़ा सा मोटा लाइन का होता है। अब प्लॉट जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि प्लॉट का जो लाइन का जो ये है वो 2.5 कड़ी का है। प्लॉट का जो लाइन है जिसको खेत का आरी कहते हैं आप, 2.5 कड़ी का होता है। और प्लॉट का जो बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री वो 5 कड़ी का होता है। मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज का जो सरहद होता है उसके लाइन की जो मोटाई होती है, उस मोटाई को गुनिया से जब आप मेजर करेंगे तो 5 कड़ी के इक्विवेलेंट आता है। और जो खेत के अंदर का जो लाइन है एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट का, ये तो एक विलेज से दूसरे विलेज के बीच का जो लाइन है, जो सरहद है, उसको 5 कड़ी से डिवाइड किया गया है। और जब खेत के अंदर आते हैं तो एक खेत से दूसरे खेत के बीच का जो प्लॉट का लाइन है, जिसको मेड़ भी कहा जाता है, ये मेड़ 2.5 कड़ी का होता है। तो रिविजनल सर्वे करने से पूर्व हम क्या करते हैं कि उससे हम सारे जिस गांव का हमको रिविजनल सर्वे करना होता है उस गांव का ब्लूप्रिंट बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग से मंगाया जाता था। और मंगा करके ब्लूप्रिंट मंगा करके और उस ब्लूप्रिंट पर हम मतलब कि सेटलमेंट कार्यालय को दे के अमीन के द्वारा वो ब्लूप्रिंट ले करके और विलेज में जा करके किश्तवाड़ का काम शुरू किया गया। जो 1900 रिविजनल सर्वे जो 1959 से लेकर के 2010-11 तक कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन पूरे बिहार का सर्वे हम लोग नहीं कर पाए। इसी से समझ लीजिए कि हम लोग कितना मेहनत से भागते हैं और कितना मेहनत से पीछे हैं और देह को चुराते हैं और काम करने से भागते हैं और सोचते हैं कि बैठे बैठे ही पेमेंट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। जबकि बैठे बैठे पेमेंट लेना ये उचित नहीं है। जितना मेहनत से आप पेमेंट लेंगे आपके पैसे में उतना ही बरकत होगी और आपके पैसे का जो उपयोग होगा और आप उस पैसे के उपयोग से जो ब्लड बनेगा, खून बनेगा, वो खून भी काफी अच्छे होंगे। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपके बच्चे जो होंगे वो बच्चे अच्छे बनेंगे, बुरे नहीं बनेंगे, चोर डकैत क्रिमिनल नहीं बनेंगे। ये सब प्रैक्टिकल प्रमाण है। अपवाद है कि आप ईमानदार होते हुए भी आपके बच्चे बेईमान हो गए, खराब बन गए, ये अपवाद है, बट जनरल नहीं है। जनरल तो वही चीज है। तो इसीलिए मेहनत करना चाहिए। तो आज के डेट में रिविजनल सर्वे हम लोग 28 जिला 38 जिला के अंदर में से मात्र 28 जिला का ही कर सके हैं। और समझिए कि 28 जिला में भी 28 जिला में संपूर्ण विलेज का तो नहीं है कह सकते हैं, उसमें भी एक आध दो विलेज, किसी में 5 गो, किसी में 10 गो, किसी में 20 गो विलेज इस तरह से बाकी रह गया है 28 जिला में। जो हम मतलब कि 1959 से लेकर के और 2010-11 तक सर्वे का काम चलता रहा, फिर भी हमारा रिविजनल सर्वे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसी बात को सरकार ने देखा और सरकार ने समझा और सरकार ने परखा। तो सरकार को पता चला कि भाई ऐसे सिचुएशन में तो सैकड़ों साल में भी हम रिविजनल सर्वे का काम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई ऐसा पद्धति अपनाया जाए जिस पद्धति के अंतर्गत हम रिविजनल सर्वे का काम हम मतलब कि अच्छे ढंग से सर्वे का काम करा सकें और जो हमारा परमानेंट सर्वे भी हो और जिससे फैसिलिटीज भी हो, जिसमें बहुत सारे फैसिलिटी हो। जैसे हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे में बहुत सारा फैसिलिटी नहीं था, लेकिन स्पेशल सर्वे जब हम करेंगे और स्पेशल सर्वे करने के बाद वो सॉफ्ट कॉपी में भी होगा, यानी डिजिटल भी होगा हमारा। वो सब जो भी था कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजनल सर्वे सब एनालॉग पद्धति में था, वो हार्ड कॉपी में रहा करता था और हर चीज हार्ड कॉपी में था।
लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी हमारा आगे की तरफ बढ़ गया है, कंप्यूटर के दौर में आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया है, एक से एक सॉफ्टवेयर आ गया है, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम मतलब कि उसको सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, और उस सॉफ्ट कॉपी की मदद से हम बहुत सारे डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी से बहुत सारे बेईमानी शैतानी जो दुरुपयोग होता है उससे भी बचा जा सकता है। ये सारी फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई ये मतलब टेक्निकल विंग्स जो है, सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके बाद हमारा बेल्ट्रॉन है, उसके बाद एनआईसी है, ये तीनों का तीनों टेक्निकल विंग है जो हमारे गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर करके, सर्वे कर मीटिंग कर करके यह डिसीजन, ये कंक्लूजन निकालें कि भाई सर्वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कराया जाए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कराने में सॉफ्ट कॉपी भी साथ ही साथ निर्माण हो जाएगी, और हमारा सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी का भी निर्माण हो जाएगा, दोनों का दोनों निर्माण हो जाएगा, और हार्ड कॉपी को निर्माण करने में भी हमको दिक्कतें नहीं आएंगी। ओल्ड के टेक्नोलॉजी में सर्वे का काम करने के लिए 90% फील्ड वर्क होता था और 10% ही आप ऑफिस वर्क किया करते थे। 90% फील्ड वर्क और 10% ऑफिस वर्क। बट लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार मतलब समझिए कि 20% ही फील्ड वर्क बच जाता है, 20 to 30%, और 80 to 90% जो है ना, 70 to 80% ऑफिस वर्क हो जाता है, जो आप ठंडे कमरे के अंदर बैठ करके आप उसका अंजाम कर सकते हैं और उसको काम कर सकते हैं और उससे मैप आप तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटीज है। दूसरी फैसिलिटीज इसमें ये है ओल्ड सर्वे में और टेक्नोलॉजी वाला मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर्वे में, कि उसमें ह्यूज मात्रा में आदमी की जरूरत पड़ती थी और फील्ड में काफी मेहनत करना पड़ता था, पसीना धूपे धूपे बोवाना पड़ता था, बहुत सारा काम करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इसमें आदमी की भी संख्या तो लगभग उतना ही है, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम लगेगी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से किसी, लोग कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी होने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अरे भाई, कैसे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये तो कहना भूल है। टेक्नोलॉजी होने पर भी रोजगार उतना ही रहेगा, सिर्फ हमारे शिक्षा को, हम अपने एजुकेशन को अपडेट करना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। मतलब कि जॉब पाने के लिए अपने एजुकेशन को थोड़ा और अपडेट कर लेंगे तो हमको टेक्नोलॉजी में भी हमको काम की कमी नहीं रहेगी और काम मिलती रहेगी। वही है कि टेक्नोलॉजी जब होता है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी में और न्यू टेक्नोलॉजी में हम न्यू, ओल्ड वाले पढ़ाई पढ़े हुए हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी में हम बेकार हो जाते हैं, यानी हमको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कहते हैं कि बेरोजगार हो गए और टेक्नोलॉजी बेरोजगार बना दिया। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी बेरोजगार नहीं बनाया, टेक्नोलॉजी में उतना ही आदमी की आवश्यकता फिर भी पड़ेगी जितना भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। बट लेकिन हमको ओल्ड से न्यू में, मतलब न्यू की तरफ हमको अपडेट करना होगा। जब तक हम अपडेट अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक अब अपडेट करेंगे नहीं, झूठ मूठ का सरकार पे या सब पे ब्लेम लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी आ गया जिसके चलते आदमी बेरोजगार हो रहा है। नहीं, आप एजुकेशन को अपडेट कीजिए, दुनिया जैसे बदल रही है उस हिसाब से आप भी बदलिए, आप अपना एजुकेशन अपडेट कीजिए, देखिए तो आपको 1000 जॉब मिलेगा और 1000 जॉब आपका इंतजार करेगा कि आप आइए हमारे पास काम कीजिए, फिर उतना ही रोजगार क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज है। तो ये मीटिंग हुई, मीटिंग होने में डिसीजन लिया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्वे करने का। जैसे में हम आपको बता दें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जब आया तो एक ईटीएस और डीजीपीएस टेक्नोलॉजी भी है। ईटीएस और डीजीपीएस टेक्नोलॉजी है। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, इसका नाम है। ईटीएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, ईटीएस मीन्स, और डीजीपीएस मीन्स डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। तो डीजीपीएस जो है आपको सैटेलाइट पे काम करता है। क्या करता है? सैटेलाइट पे काम करता है डीजीपीएस। और सैटेलाइट के संबंध में आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट सैटेलाइट है। जैसे यूएसए का सैटेलाइट का नाम है जीपीएस। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं इसको, ताकि ये काम की चीज है। जब डीजीपीएस में आपको सैटेलाइट का ट्रैकिंग होगा तो उस सैटेलाइट के ट्रैकिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ग्लोनास सैटेलाइट ट्रैक कर रहा है तो ये किस कंट्री का सैटेलाइट है, तो वो चीज है। तो जीपीएस जो है, जीपीएस एक सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है यूएसए द्वारा, और इसकी संख्या 40
पहले तो 32 थी, अब 32 से ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई होगी, लेकिन पहले 32 थी। 32 में से यानी कि ऑर्बिटल पाथ पर ये घूमते रहता है। इसका भी, सैटेलाइट का भी जो घूमने का पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी मटेरियल में या किसी भी एलिमेंट में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जिसको KLMNOP और SBDF उपकक्षा में हम बांटते हैं। उसी तरह से जब सैटेलाइट को जब हम अंतरिक्ष में भेजे हैं तो सैटेलाइट भी एक अपने पाथ पर मूव करते रहता है, उसका भी एक रास्ता होता है। पथ मतलब रास्ता, पाथ मतलब रास्ता होता है। उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। और एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। एक ऑर्बिट में जो है 4 सैटेलाइट होते हैं। तो जैसे GPS जो सैटेलाइट है वो USA का वो सबसे बेहतरीन सैटेलाइट है सभी कंट्री में। हम लोग जानते हैं कि USA टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है। ऐसे तो जापान भी इलेक्ट्रॉनिक के टेक्नोलॉजी में आगे है, बट सैटेलाइट वगैरह और हवा पे कब्जा करने में USA सबसे ज्यादा आगे है। ये सभी को सर्वविदित है कि पूरे आसमान पे या पूरे स्काई पर उसी का कब्जा है। तो वो कब्जा करने का मतलब वही है कि वो सैटेलाइट को भेज करके ही अपना कब्जा किए हुआ है। कब्जा करने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अंतरिक्ष में पुलिस बल बैठा हुआ है अमेरिका का और वो गोली लेकर के फायर करने के लिए तैयार है, ये बात नहीं है। कब्जा करने के लिए वही है कि अंतरिक्ष में उसका सैटेलाइट, तरह तरह का सैटेलाइट छोड़ा गया है और सभी सैटेलाइट वर्किंग में है। तो GPS 32 गो है, 32 गो में से एक ऑर्बिट में 4 GPS, मतलब कि 4 GPS सैटेलाइट जो है ना एक ऑर्बिट पाथ में मूव करते रहते हैं। उस तरह से 7 ऑर्बिट है। 7 ऑर्बिट में 7 चौके 28 गो मतलब पाथ है, और 4 गो जो मतलब ये है सैटेलाइट है उसका वो स्टे रहता है, मूव नहीं करता है, स्थिर रहता है। जब कोई सैटेलाइट खराब होता है तो उसमें खराब वाले सैटेलाइट को यहीं से सिग्नल भेज करके, यानी अमेरिका द्वारा कंट्रोल रूम से, उसका कंट्रोल रूम होता है जहां से कंट्रोल करते हैं उस सारे सैटेलाइट को, तो वो कंट्रोल रूम से उस सैटेलाइट को सिग्नल को भेज करके और उसमें से खराब वाले सैटेलाइट को ऑर्बिट पाथ से हटा करके स्टेइंग पाथ में डाल देते हैं। और जो स्टेइंग पाथ में अच्छा सैटेलाइट है उसको ऑर्बिट में ला करके फिर वो वर्किंग अवस्था में हो जाता है। और उसके बाद फिर जो खराब वाला सैटेलाइट है उसको हम यहीं से सिग्नल भेज करके उसको हम ठीक भी कर लेते हैं, यानी कि ये GPS है। तो ये GPS सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर काट रहा है वो USA का है। उसके बाद में है रसिया का भी सैटेलाइट है। तो रसिया का सैटेलाइट का नाम है ग्लोनास। ठीक है, रसिया सैटेलाइट का नाम है ग्लोनास। उसी तरह से यूरोप का है, यूरोप के सैटेलाइट का नाम है गैलीलियो। यूरोप के सैटेलाइट का नाम गैलीलियो है। अपने इंडिया का भी सैटेलाइट है जिसका नाम है गगन, जिस सैटेलाइट का नाम है गगन। और उसके बाद चाइना का सैटेलाइट है जिसका नाम है कंपास। फिलहाल हमारे पास जानकारी के मुताबिक इतना ही सैटेलाइट के बारे में जानते हैं, और भी कंट्री का सैटेलाइट हो सकता है जिसको हम नहीं जानते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करके और अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि एजुकेशन अनलिमिटेड और इनफाइनाइट होती है। जो हम जितना जानते हैं उतना ही पूरा दुनिया में एजुकेशन है, ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन बहुत वास्ट है, मतलब शेर पर सवा शेर, शेर पर सवा शेर, शेर पर सवा शेर होते रहता है। इसलिए हमारी जानकारी में जो सैटेलाइट थी, जो कंट्री की सैटेलाइट थी वो हम आपको बता दिए हैं, जिसमें हम लोग GPS सैटेलाइट का यूज करते हैं। और GPS सैटेलाइट की मदद से हम DGPS जो है, DGPS डी हटा दीजिए तो GPS से बच जाता है, यानी सैटेलाइट का नाम बच जाता है मशीन में। और दूसरा ETS है। तो ये ETS और DGPS से भी हम कंप्लीट सर्वे का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एक ETS मशीन से कंप्लीट सर्वे का काम किया जा सकता है, परंतु वो नापी के तौर पे किया जा सकता है। सॉफ्ट कॉपी बनाने में उसकी मदद उतनी नहीं होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारा नहीं आ पाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम ETS मशीन से चाहेंगे कि किसी बिंदु का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और हाइट एलिवेशन निकाल लें, तो ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन ये अगर निकाल लें तो ये उससे नहीं निकलता है, ETS से नहीं निकलता है। यही एक डिमेरिट है ETS का। और ETS मशीन एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, आप में कोई आदमी ये तो जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले क्या है। मालूम होना चाहिए आप लोग कि 1906 ईस्वी में
ला डी फॉरेस्ट नामक जर्मन साइंटिस्ट ने एक ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किया था, जिस ट्रायोड बल्ब से किसी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में एम्प्लीफिकेशन के काम करने के यूज में लाया गया। जिस दिन से इलेक्ट्रॉनिक का शुरुआत हुआ 1906 से, उससे पहले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था और इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट जो है 1906 से, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक के डिफिनीशन में है, इलेक्ट्रॉनिक इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए वैक्यूम ट्यूब एंड सेमीकंडक्टर। यानी ट्रायोड बल्ब जो इस्तेमाल किया था वो वैक्यूम ट्यूब था, और उस ट्यूब में एक टर्मिनल से एक रॉड से दूसरे रॉड पे वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता वो उसने कहा था। इसीलिए उसी दिन से इलेक्ट्रॉनिक का डिफिनीशन आया था कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का वह ब्रांच है जिसकी सहायता से हम वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर, एक आप लोग जानते होंगे कि सेमीकंडक्टर, ये आपके आईटी फील्ड में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा निर्माण है। सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ऊंची चीज है। सेमीकंडक्टर से आपका जितना सारा गेट बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से जितना सारा प्रोसेसर बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर बना हुआ है, सेमीकंडक्टर से जितना एम्प्लीफिकेशन का चीज है, जितना आप टेक्नोलॉजी को चीज देखते हैं, जितना आप देखते हैं कि डिजिटल में क्या है, बाइनरी सिस्टम 0-1 से काम करता है, वो टोटल का टोटल सेमीकंडक्टर, उसका जो डिवाइस होता है, जो डिवाइस का मटेरियल होता है, वो मटेरियल सेमीकंडक्टर का होता है। और सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है, और सिलिकॉन का मतलब होता है बालू से। बालू जो सबसे सस्ता चीज है, उससे सिलिकॉन का निर्माण होता है। सिलिकॉन बालू को SiO2 कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। लेबोरेटरी में ले जाकर के उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सिलिकॉन बच जाता है। यही सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के रास्ते और वैक्यूम ट्यूब के रास्ते इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस दिन से सीख लिया लोगों ने, उस दिन से इलेक्ट्रॉनिक का आविष्कार हुआ, जो 1906 ईस्वी से हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक का भी जानना हमको जरूरी है। टोटल मतलब टोटल यानी सारा कैलकुलेशन है, स्टेशन मतलब स्थान, सारे स्थान का, सारे चीजों का कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन उसका नाम रखा गया, ETS मशीन उसका नाम रखा गया। तो ये ETS मशीन है। तो ETS मशीन के जरिए और DGPS दोनों को मिला करके हम अगर एक साथ रखें तो इससे भी हम संपूर्ण सर्वे का काम कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार हम संपूर्ण कार्य हम कर सकते हैं ETS और DGPS के सहायता से। परंतु ये इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसकी एक्यूरेसी भी आपका MM में है, जबकि पुराने वाले सर्वे का एक्यूरेसी के मामले में अगर आप बात करेंगे तो जरीब में एक्यूरेसी था। जरीब में यानी 100 कड़ी, यानी एक विलेज में अगर 100 कड़ी का अंतर अगर आ जाता है नक्शा और विलेज को नापने में, तो उसमें छूट था, यानी उसको माना जाता था कि ये सही नक्शा है। 100 कड़ी से अगर ज्यादा का अगर अंतर आ गया, नक्शा को मेजर किए और जमीन को मेजर किए, दोनों के मेजरमेंट में अगर 100 कड़ी से ज्यादा का डिफरेंसेस अगर आ गया, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करते थे, उस नक्शे को रिजेक्ट करते थे ओल्ड वाले टेक्नोलॉजी में, और रिजेक्ट कर करके उसको फिर से नक्शा को कहां पे गलती है उसको ढूंढ करके उसका निर्माण करके लिमिट 100 कड़ी के अंदर हम लाते थे। 100 कड़ी का छूट था। 100 कड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, 50 फीट के आसपास हो जाएगा लगभग, समझे कि नहीं? क्योंकि 100 कड़ी मतलब एक चैन, यानी 66 फीट के आसपास, 66 फीट के आसपास का छूट था उसमें, लेकिन एक जरीब का छूट था। लेकिन आज के डेट में जब हम ETS और DGPS न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जब हम जमीन का सर्वे करेंगे और उसका नक्शा का निर्माण जब हम पेपर पे करेंगे, तो उसमें और जमीन को जब हम नापेंगे तो उसके एक्यूरेसी में MM में आएगा। यानी एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री का वेरिफिकेशन करेंगे तो 4-5 mm का, 3 mm का, 2 mm का अंतर आ सकता है, जिस MM का वास्तविक रूप से जमीन पे MM का कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज निग्लिजिबल, 99.9% करेक्ट माना जाएगा उसको, क्योंकि वो MM दिखेगा ही नहीं जमीन पे। वास्तविक MM यानी जमीन का MM नापी वो नहीं दिखेगा। एक फूटा भी गाड़ते हैं ना तो सेंटीमीटर से ज्यादा का एरिया ले लेता है और 2-4 सेंटीमीटर में आ जाता है, और MM की बात करते हैं हम। तो ये ETS और DGPS है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मशीन है, जिसकी सहायता से हम कंप्लीट सर्वे का काम कर सकते हैं। परंतु इसमें एक
मुश्किल काम ये है कि इसमें श्रम बहुत लगेगा, आदमी की संख्या बहुत लगेगी, और फिर वही पुराने पद्धति पर ही हम आ जाएंगे और कॉस्टली भी होगी। अब पुराने पद्धति पर आ जाएंगे कि फिर मशीन लेकर के 80 to 90% वर्क में, फील्ड में वर्क कीजिए, सबका ज्यादा करके डेटा लीजिए, सब प्लॉट को नापी कीजिए, नापी कर करके एक एक प्लॉट का जा करके डेटा लीजिए, और डेटा लेने के बाद में फिर आइए, फिर उसके बाद ऑफिस में बैठिए, वो ईटीएस मशीन से, डीजीपीएस मशीन से, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ईटीएस सॉफ्टवेयर और जीआईएस के माध्यम से उसको प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस करके फिर सब पॉइंट को कंप्यूटर पे लाइए, और कंप्यूटर पे लाने के बाद में सबको फिर से ऐड कीजिए, ऐड करके एक मैप का निर्माण कीजिए, और फिर उस मैप को निर्माण करके डिफरेंट स्केलिंग, यानी स्केलिंग अभी बताना बाकी है, स्केल किसको कहते हैं, स्केलिंग क्या होता है, आएंगे उस पर तो बताएंगे। तो डिफरेंट स्केलिंग पे आप मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट स्केलिंग पे मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही स्केल पे मैप को ड्रॉ करें। जैसे में हमारा पुराना वाला जो नक्शा था वो 3 स्केल में ड्रॉ होता था, जो जमीन का नक्शा था, लैंड का नक्शा था, वो 3 स्केल में ड्रॉ होता था, यानी 16 इंच बराबर 1 माइल, ठीक है, 16 इंच बराबर 1 माइल, है ना, अब 32 इंच बराबर 1 माइल और 64 इंच बराबर 1 माइल, ये हमारा 3 ठो पैमाइश था, 16 इंच, 32 इंच और 64 इंच, 3 ठो पैमाइश था। तो ये तीनों पैमाइश उस समय यूज किया गया इंच और मील में, और आज के डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जब हम सर्वे का यूज करेंगे तो इंच और मील में रहने के कारण, और इंच और मील की पढ़ाई हमारे एजुकेशन में नहीं होने के कारण, आज के डेट में सेंटीमीटर, मीटर और फुट में और फीट में पढ़ाई होने के कारण अमीन की आवश्यकता पड़ती है जमीन को नापने के लिए। नहीं तो वही अगर सेंटीमीटर में होता तो नापने के लिए हर एक पढ़ा लिखा आदमी अपने नक्शा को देख करके और अपने प्लॉट का एरिया निकाल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो सेंटीमीटर मीटर में रहता तब, तो उसमें कन्वर्सन स्केल था, गुणिया प्रकाल, इस सब से इंच को सेंटीमीटर में और माइल को इंच में, सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अमीन को स्पेशल वो पढ़ता था, उसको सीखता था और सीख करके उसको ट्रांसफर करके उसका निकालता था। लेकिन जब हम ईटीएस और डीजीपीएस से जब हम सर्वे करेंगे तो इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो सर्वे है, जो एरियल फोटोग्राफी का यूज, आपने बोला कि जो मैप है प्राइमरी रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड ऑफ राइट सेकंड है जी अगर मान लीजिए मैप में कोई लैंड 10 कट्ठा दिया है, जी, ठीक है, और जो रैयत है उसके पास 8 कट्टे का ही रिकॉर्ड है, तो उसको कितना दिया जाएगा? 10 कट्ठा ही दिया जाएगा उसको। बट रिकॉर्ड ऑफ राइट में तो 8 ही कट्टा है। रिकॉर्ड और राइट वही तो बोले कि सेकेंडरी है, अगर किसी का 8 कट्टा है, किसी का ज्यादा भी तो हो सकता है, कम और ज्यादा दोनों ही हो सकता है, ये चीज है। हम सर पिछले लेक्चर में सुने थे कि वो बोले थे अगर ज्यादा लैंड होता है तो उसको सरकारी खाते में लिखा जाए। नहीं नहीं, सरकारी खाते में लिखा जाए वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो उसके कब्जा में है तो उसी को मान्य किया जाएगा। एक्चुअली जो है ना, नक्शा को ही मान्य होता है, रिकॉर्ड का मान्य नहीं होगा। प्राइमरी रिकॉर्ड नक्शा है इसलिए नक्शा को ही मान्य होगा। जो लीगल पेपर रहेगा सर उसके हिसाब से ना वैलिड रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो लीगल पेपर तो उसका 8 ही कट्ठा कहना है, जब हम सर्वे करने जाएंगे तो उस समय लीगल पेपर उसका 8 ही कट्ठा का। वही बोल रहे हैं लीगल पेपर रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर 8 कट्ठा दिखा रहा है, तो नक्शा तो ऑनरशिप डिसाइड नहीं ना करता है, नक्शा तो केवल रकबा को डिसाइड करता है, और ऑनरशिप वही बोल रहा हूँ सर, डिसाइड करता है वो आपका आरओआर करता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड करता है, ये चीज है। उसको आधी 8 ही कट्ठा दिया जाएगा ना सर? उसको नहीं 8 ही कट्ठा दिया जाएगा, वो सुनवाई के दौर में होगा कि अगर किसी दूसरे का जमीन तो उसमें नहीं आ गया है। पूर्व के सर्वे करते समय सुनवाई के दौरान में अगर कोई क्लेमर है उसका और कोई क्लेम करता है कि मेरा 2 कट्ठा जमीन कम हो गया है बगल वाले का, तो वैसे सिचुएशन में सुनवाई के दौरान में उस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन नक्शा 2 कट्ठा अगर कोई मांगता है, अगर जी सर वो 2 कट्ठा जो एक्स्ट्रा है, अगर कोई रैयत बोल रहा है कि मेरा कम है, तो अगर वो दिखाएगा 2 कट्टे का डॉक्यूमेंट, तो वो सुनवाई के दौर में आप पेपर को देख करके और पूरा साक्ष्य को देख करके उसका जजमेंट कर सकते हैं। समझ में आना, उसमें जो क्राइटेरिया है, आपको जो भी क्राइटेरिया नियम में दिया गया है उस नियम के अनुसार आप कर सकते हैं। और ये मिथुन सर मेरा एक क्वेश्चन और है। जी जी।
एक क्वेश्चन और है सर। हाँ बोलिए। अगर कोई रैयत के पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, हम्म। और वो किसी खेत को जोत रहा है 30-40 सालों से, हम्म। और उसके अगल बगल जो भी रैयत है हम्म। शांति के साथ दखल है उन लोग का, उन लोगों को हम्म। कोई इशू नहीं है, हम्म। तो जो सर्वे होगा तो हम्म। उसमें जो रैयत जोत रहा है उसको तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो उसको क्या किया जाएगा? तो ऐसे भी जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक्चुअली वो मेरे सरकार की ही जमीन थी, और सरकारी जमीन होने के कारण ही मतलब कि उसको वो जोत लिया है, और कोई आदमी उस पर दखल कब्जा या कोई आदमी पटिशनर उसका नहीं है, अपोजिशन पार्टी नहीं है। अगर किसी रैयती जमीन होगी और उसको किसी का कोई कब्जा करके जोतेगा 20 साल 25 साल से, तो उसमें तो जरूर अपोजिशन पार्टी भी होगा। लेकिन सरकारी ही जमीन होगी जिसको वो जोत रहा है 25 साल से, जिसमें उसका कोई मतलब कि ये नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में उसको डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दिखाएगा तो वो उसके नाम डॉक्यूमेंट से नहीं आप खाता दिखाता है नहीं सर, खोल तो सकते। मैं एक पढ़ा था सर क्वेश्चन, उसमें दिया था कि गांव का जो भी बड़ा जमींदार है या जो भी ज्यादा लैंड वाला पर्सन है या हम्म। जो भी जनप्रतिनिधि है, उन लोग बैठ के डिसाइड करेगा और एक अनुमोदन करेगा डॉक्यूमेंट का, तो हम्म। लीगली उसको राइट मिल जाएगा। नहीं, वो तो सुनवाई जो के भी रहे। दौरान में, सुनवाई के दौरान में आप ही नहीं रहेंगे ना, सुनवाई में तो सारे के सारे पूरे विंग जी, रहेंगे, तो उसमें सारे विंग का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन को तो मानना ही पड़ेगा। वो प्रोसेस है ना सर? जी जी जी, प्रोसेस ओके, है। थैंक यू। लेकिन मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कीजिए, ऑनरशिप पे। हाँ मिथुन मंडल जी, हाँ लैंड से मिथुन मंडल रिलेटेड जी मैप से बोलिए। आया सर। मिथुन जी हेलो। बोलिए। ओके। हेलो। जी जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी सर, न्यू मैप और ओल्ड मैप में से क्या डिफरेंट है सर? न्यू मैप और ओल्ड मैप में से डिफरेंसेस यही है कि ओल्ड मैप में बड़े बड़े प्लॉट है, न्यू मैप में जो होंगे वो डिवाइड किए हुए प्लॉट होंगे। जैसे एक प्लॉट नंबर 1 है, प्लॉट नंबर 1 बड़ा था, अब जो प्लॉट नंबर 1 का जो एरिया है मान लिया कि वो 4 भाग में बट गया है, तो जब न्यू मैप बनेगा तो उसमें 4 प्लॉट हो जाएंगे। जी ये मेन डिफरेंस होंगे उसके, न्यू मैप में और ओल्ड मैप में, ये मेन डिफरेंस यही होंगे। क्योंकि जी न्यू ओल्ड मैप में सर्वे करने का जरूरत ही वही तभी पड़ता है कि जब हमारा सर्वे करने का इसीलिए आवश्यकता पड़ती है कि जब हम बड़े प्लॉट है, बड़े प्लॉट में क्या करते हैं, बड़े प्लॉट को 10 आदमी से बेच देते हैं, लेकिन वो म्यूटेशन भी हम करा लेते हैं, बट लेकिन जो मेरा नक्शा है, नक्शे में वो 10 आदमी का प्लॉट नहीं आ पाता है। तो जिसको 10 आदमी के प्लॉट को लाने के लिए और फिर से उसका नया खाता खोलने के लिए और खतियान बनाने के लिए सर्वे की आवश्यकता पड़ती है, और यही चेंजिंग पुराने मैप से नए मैप में हो जाता है, एक प्लॉट से कई प्लॉट हो जाते हैं, मेनली यही है चेंजिंग। जी सर। ठीक। और सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए शोभा कुमारी जी। सोना सोना जैसे सोना आपने कुमार। कहा कि पूरे गांव का एरिया को यूटी एरिया कहते हैं, तो हाँ यूटी का कोई फुल फॉर्म भी होगा? हाँ, यूनिवर्सल थ्योरम एरिया कहते हैं उसको, ओके, यूनिवर्सल। थ्योरम एरिया, ओके। और यूनिवर्सल सर, थ्योरम एरिया। हाँ और बोलिए। ये अस्थाई रैयत किसको कहते हैं, ये बता सकते हैं? नहीं, अस्थाई रैयत और रैयत के बारे में तो जो आपका क्लास होगा रैयत में, तो उसमें आप ओके पूछिएगा, वो क्लास लेगा। मैप के टेक्निकलिटी में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है ना, जो हम दैट्स इट। बताए। नेक्स्ट, ठीक, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट मुकेश कुमार जी बोलिए। हेलो हाँ बोला जाए, सुन रहे हैं। सर, आपने जो ये थावे सर्वे के बारे में बताया, कब ये सर आया था? थाक बस्त सर्वे, थाक बस्त हाँ, सर्वे। जी जी। हाँ, ये ये कौन से ईस्वी से चालू हुआ था सर? अब ये तो राजा के पीरियड से चालू हुआ था थाक बस्त सर्वे, और ईस्वी उसका तो कहीं पे डिफाइंड है नहीं मैप में, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि अच्छा अच्छा। आपको मतलब हम समझते हैं कि थाक बस्त सर्वे 1600, हाँ इसका लीगल वैल्यू भी नहीं है ना, आज के डेट में लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज बता दें, 1600 ईस्वी के पूर्व में ही सब, 1600 1700 ईस्वी में ही था, ईस्वी शताब्दी के पहले वो सब थाक बस्त सर्वे का मतलब यूज किया गया था राजा के दौर में। हाँ, कैडेस्ट्रल सर्वे के पहले का था ये। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट, हाँ अमित कुमार जी बोलिए। नहीं, उनका कुछ नहीं है जी, बोला जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जी कि अभी जो हम लोग ईटीएस के थ्रू काम करेंगे, जी उसमें तो हम मीटर या एमएम वगैरह में जो मेजरमेंट आता है, नहीं, मीटर एमएम में मेजरमेंट नहीं है, एमएम तो एक्यूरेसी है उसका। जी जी नहीं, तो हम और जो डिस्टेंस अभी जो ईटीएस से करेंगे काम, तो जी उसमें तो मेजरमेंट जैसे किसी का जमीन 2 मीटर लंबा या 3 मीटर जो भी एक्स वाई जेड वही डिनोट करेगा, जी तो लेकिन प्लॉट के अनुसार जो अभी हम लोगों का जो पुराना सब जमीन है, जैसे किसी का 2 कट्ठा है 3 कट्ठा है, तो वो कैसे मेजरेबल? मैंने कट्ठा भी तो स्क्वायर फीट में आपका निकलता है ना, और ईटीएस मशीन में आपको माइल, इंच, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, जिसमें भी आप एरिया निकालना चाहेंगे उसमें ईटीएस मशीन में सेटिंग होता है, जिस सेटिंग में आप यूनिट को कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जहां तक कट्ठा का सवाल है तो कट्ठा डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट कट्ठा है, इस बात को आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कट्ठा चलता है, लेकिन डेसिमल जो है वो सब जगह के लिए सेम है। उसी में होता है क्या है कि किसी जगह 3.25 डिसमिल का कट्ठा होता है, किसी जगह 4 डिसमिल का कट्ठा होता है, किसी जगह 2 डिसमिल का कट्ठा होता है, किसी जगह 10 डिसमिल का कट्ठा होता है। तो ये डेसिमल और स्केल और इसका पैमाइश का अभी तो हम बताए नहीं है आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे भी इसको, तो इसलिए आप मतलब धैर्य रखिए, इसके बारे में जब बता देंगे तो आप क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। क्या कर रहा है? विकास पासवान जी हैं कोई? जी विकास पासवान जी, बोला जाए। सर ये आपने ट्रेवल्सर का आपने यूज किया, उसके एक बार थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए पासवान जी। हाँ हेलो। सर, ट्रेवल्सर का आपने यूज किया था। हाँ, ट्रावर्स जो विलेज बाउंड्री का जो निर्माण करता है ना, विलेज बाउंड्री को जो ट्रावर्स के जरिए ही हम फिक्स करते हैं। ट्रावर्स पॉइंट लेकर के विलेज बाउंड्री का निर्माण किया जाता है, तो उसमें ट्रावर्स लेने के लिए ट्रावर्सर एक पद है, जिस पद से ट्रावर्सर लोग जाकर के उसको दूरबीन की मदद से उसका कोऑर्डिनेट लाते थे, और उसको कंप्यूटेशन के जरिए ऑफिस में बैठ करके और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के और तिनसिवानी पत्थर को फिक्स कर करके और उसको मतलब कि बनाते थे विलेज बाउंड्री, जिसको ट्रावर्स कहते थे। ये ट्रावर्स 2 तरह का होता था, एक क्लोज ट्रावर्स है और एक ओपन ट्रावर्स है। तो क्लोज ट्रावर्स का मतलब जिस बिंदु से हम चले हैं और उस बिंदु पर ला करके अगर एडज्वाइन कर लेते हैं तो वो क्लोज ट्रावर्स कहलाता है, यानी कि और जिसमें हम जिस बिंदु से चले और उस बिंदु पर नहीं आके किसी दूसरे स्थान पे रुक गए तो वो ओपन ट्रावर्स कहलाता है। तो नक्शे में एक्चुअली विलेज का बाउंड्री बनाने के लिए हम क्लोज ट्रावर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, और क्लोज ट्रावर्स के जरिए हम विलेज बाउंड्री का निर्माण कर लेते हैं। जैसे एक्चुअली क्या है ना कि सर्वे करने के लिए 2 टाइप है, एक है कि आप पार्ट टू होल करते हैं या होल टू पार्ट करते हैं। अगर हम पार्ट टू होल करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी हमको नहीं रहेगी, फिर हम तितिर बितिर हो जाएंगे और एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे नक्शा। लेकिन होल टू पार्ट करेंगे ना तो उसमें हमारी एक्यूरेसी रहेगी। तो सर्वे करने का नियम है कि होल टू पार्ट किया जाए। तो होल का मतलब हो गया विलेज बाउंड्री को हमने एक गांव का एरिया को होल मान लिया और उसको पहले फिक्स कर दिया, वो ट्रावर्स हमारा कहला गया। वो फिक्स करके विलेज बाउंड्री का निर्माण कर लिए, उसके बाद उसके अंदर का प्लॉटिंग है उसका डिटेल सर्वे हम किए, तो ये होल से पार्ट की तरफ हम आ गए, जिसमें हमारी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और कोई? देखिए शिवम कुमार सिंह जी, बोलिए। जी सर, हाँ एरर की अगर बात करें सर जी, तो
पहले के मैप में जैसे बता रहे हैं कि 100 कड़ी का एरर है। हाँ हाँ जी, तो अभी के समय में तो सर हमारा माने एरर का जो लिमिट है वो 20 सेंटीमीटर तक आ गया है। जी जी जी, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। जी सर, अब मान लीजिए कि अगर मतलब अभी नए मैप में पुराने से एरिया ज्यादा आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस जमीन जो है वो सरकारी खाते में या और किसी खाते में चढ़ जाता है। अगर सर पहले के तुलना में अभी एरिया कम आ गया तब वैसे केस में क्या होगा? हाँ, यही यानी आपके कहने का मतलब ओवरलैपिंग और गैपिंग की बात कर रहे हैं जी आप। जी जी सर, जी अगर सर। दो विलेज के बीच में ओवरलैप हो गया और गैप हो गया तो आप कैसे करेंगे, जी है सर, कि नहीं? यही तो, अगर गैप आ गया तब तो आप उस जमीन को सरकारी खाता में डाल देंगे। जी एक्स्ट्रा अगर आया तो। ओवरलैप आ गया तो आप क्या करेंगे? तो एक चीज जी को जी, आप क्योंकि जान वो लीजिए, सर वाद का मतलब ये बन जाएगा। नहीं बात का मतलब नहीं बनेगा। आप इस चीज को जान लीजिए कि उस गांव का विलेज बाउंड्री तो ऑलरेडी फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है। सर वो मैप के अनुसार आप ओवरलैप गैप को देख रहे हैं, है ना? ठीक। मैप के अनुसार ओवरलैप गैप को देख रहे हैं, बट स्पॉट पे डिस्प्यूट नहीं है वो। इस बात को आप समझ रहे हैं, वो बात स्पॉट डिस्प्यूट की बात है। तभी आप मतलब स्पॉट पे डिस्प्यूट नहीं है उसका, स्पॉट पे वो अपना बाउंड्री फिक्स किए हुआ है। दोनों खेत वाले, दोनों गांव वाले अपना बाउंड्री को फिक्स किए हुए हैं, और जोत में भी उनके भले ही कम हो लेकिन कम ही वो जोत रहे हैं। तो जब शुरू से वही जोत रहे हैं तो उसी पर हमको बाउंड्री फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मैप में जो ओवरलैपिंग गैपिंग है, उस ओवरलैपिंग है, उसको हमको सही जहां पे जोत रहे हैं, ऑर्थो फोटोग्राफ जब हम पढ़ेंगे और ऑर्थो फोटोग्राफ में जब हम देखेंगे तो उसका रियल जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री को हम ले लेंगे और उसी बाउंड्री पर काम करेंगे। तो वो पब्लिक में डिस्प्यूट नहीं रहेगा, आपके मैप में डिस्प्यूट है वो। ठीक। समझ गए बात को? जी सर। जी जी जी, नेक्स्ट। निशा रावत जी बोलिए। हेलो, जी जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये जानना है कि जो कृषि भूमि होती है और वहाँ पे हम हवाई सर्वेक्षण के द्वारा उसका जो फिगर लेते हैं और जी जो हिस्सा मेरा ओवरलैप आ जाता है, तो ओवरलैप वाले हिस्से को हम जब खतियान तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में हम उस हिस्से को वहाँ पे या दोबारा सर्वे करवाएंगे एजेंसी के द्वारा या देखिए, हमारे एरियल, द्वारा कुछ। एक मिनट, एरियल फोटोग्राफी में तो सबसे पहले आप इस चीज को जान लीजिए कि प्लेन उड़ाने से पहले मौसम और ये सब साफ होना चाहिए, जमीन जी क्लियर रूप से दिखना चाहिए, धूप की रोशनी, धूप की किरण जमीन पे डायरेक्ट पड़नी चाहिए, जिससे कि जब कुछ सर्टेन ऊंचाई से जब हम कैमरा को उड़ाते हैं तो जमीन का मेड़ जो है वो हमको मिनिमम दिखना चाहिए। और जहां जहां पे अगर हमको मेड़ नहीं दिख पाती है, जी सपोज दैट, या पेड़ का छाया आ जाता है या पेड़ के नीचे जो मेड़ है, तो उस तरह जी के मेड़ को करने के लिए आपको ईटीएस और डीजीपीएस, ईटीएस की मदद से एजेंसी द्वारा उसको तैयार करके दिया जाएगा। इसलिए जी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ईटीएस से तैयार किया जाएगा जहां जी जहां पे एरियल फोटोग्राफी में नहीं दिखेगा। जैसे जी पेड़ है, मतलब कि कोई ब्रिज है और ब्रिज के नीचे 4 प्लॉट का खेत, दो आदमी का खेत का आड़ी है, तो जी एरियल फोटोग्राफी में ब्रिज आएगा, खेत का आड़ी तो आएगा नहीं। तो उसमें हम कहाँ से किस मेड़ को हम डिसाइड करेंगे? तो वैसे जी वैसे जगह जहां जहां पे नहीं दिख पाता है उसी के लिए ईटीएस और डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आगे के क्लास में जब हम एरियल फोटोग्राफी बताएंगे तो जी एरियल फोटोग्राफी से टोटल का टोटल सर्वे का काम नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए ईटीएस डीजीपीएस टेक्नोलॉजी को भी उसमें हमको इंक्लूड करना पड़ता है। और जब दो टेक्नोलॉजी को जब आपस में मिला देते हैं तो वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहलाता है, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए हम बार बार कहते हैं कि हमारा बिहार का सर्वे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर है। जी ठीक है ना? तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहने का मतलब यही है कि ईटीएस का टेक्नोलॉजी अलग है और इसका ईटीएस डीजीपीएस का अलग है और एरियल फोटोग्राफी का टेक्नोलॉजी अलग है। बट लेकिन दोनों को मिक्स करा करके ही हम नक्शा जी का निर्माण कर पाएंगे और हम्म पूर्ण सर्वे का काम कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ एरियल फोटोग्राफी से अपूर्ण सर्वे ही होगा, पूर्ण सर्वे नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया, जो आगे के क्लास में हम बताने वाले भी थे अभी सर आपको। एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ बोलिए। सर जैसे पिछले क्लास
बताया था कि अगर एक फैमिली है उसमें 3-4 भाई हैं और उनके प्लॉट का मीन्स कृषि भूमि का वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसको अगर वो आस-पास में है, सटे हुए हैं, तो उसको हम एक एरिया में चाहे स्क्वायर में जिस वर्गाकार में जिस भी एरिया में है तो उसको हम एक एरिया में दर्शा देते हैं। तो सर जब सर्वे हम करते हैं तो जो हम ब्यौरा तैयार करते हैं तो क्या उन 5-6 हिस्सों को अलग-अलग दिखाएंगे या पूरा एक में दिखाएंगे? नहीं, ये चीज तो आपको कहा गया है कि पेरेंट और चाइल्ड, है ना, पेरेंट और चाइल्ड सिस्टम दोनों का रिकॉर्ड तैयार करना है। पेरेंट्स भी रहेंगे और चाइल्ड भी रहेंगे। तो पेरेंट्स में तो एक प्लॉट दिखाई देगा और चाइल्ड में वो 5 प्लॉट दिखाई देगा। नहीं सर, अगर रिलेशन वो को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन कहते हैं। नहीं सर, वो अगर आपस में भाई ही हैं। हाँ, भाई ही हैं तो उससे मतलब नहीं है। भाई हैं तो वो किसी न किसी के फादर, चारों भाई तो किसी एक बाप के होंगे, हाँ तो वो पेरेंट्स हो गए। और चारों जी। भाई अलग अलग जो हो गए वो चाइल्ड हो गए। तो एक हाँ पेरेंट्स हो गए, मान लिया कि कोई आदमी एक पेरेंट्स है और उसके 4 बच्चे हैं, तो जी। चाइल्ड वाले में, चाइल्ड रिलेशन में 4 भाग में वो प्लॉट दिखेगा, बट वो चारों प्लॉट पेरेंट रिलेशन में एक ही जगह दिखेगा, पेरेंट वाले पोर्शन अच्छा, में। ठीक उनका है ना? चारों का तो अलग-अलग हाँ, खतियान बनेगा। पेरेंट और चाइल्ड दोनों का मतलब कि तैयार करना है आपको। तैयार। इसीलिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को भी मतलब कि अब ये चीज सॉफ्ट कॉपी में भी निर्माण होगा, सिर्फ हार्ड कॉपी में ही नहीं। जब आप हार्ड कॉपी में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन आप बना के देंगे, यानी ओल्ड मैप और न्यू मैप में, यानी पुराने सर्वे का मैप है उसको आप पेरेंट्स मान लिए और न्यू जी। सर्वे में वो 4 भाग में बटा तो वो चाइल्ड मान लिए आपने। अब वो चाइल्ड में ऐसा भी हो सकता है कि ओन यानी खुद का चाइल्ड, एक हुआ कि नहीं हम एक प्लॉट को 10 आदमी से बेच दिया तो वो 10 हमारा चाइल्ड है। वो समझ में आई बात? अच्छा, वो जी सर 10 जी। हमारा चाइल्ड है। तो दोनों का ब्यौरा आपको देना है और दोनों के ब्यौरा को कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में भी बनेगा और हार्ड कॉपी में हार्ड भी कॉपी बनेगा। में। और आपके पास प्रपत्र भी जो है 1 से लेके 22 तक जो प्रपत्र है उस जी। प्रपत्र में भी ये चीज मतलब कि मेंशन है कि ओल्ड प्लॉट क्या था और न्यू प्लॉट इससे कितने बने हैं। दैट मीन्स वो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन आपका रहेगा। दिखाना। थैंक थैंक यू। यू सर। ओके, नेक्स्ट थैंक यू। सेशन एंड हो गया है। अब अगले सेशन में फिर हम आप लोगों से बात करेंगे। मैं ही कंटिन्यू रहूंगा और आप लोगों को क्लास करना है और जो क्वेश्चन डाउट होंगे वो डाउट पूछेंगे। और प्राय ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं कि मेरे पढ़ाने में जो डाउट है उससे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे तो आप डिफरेंट भी पूछ लेते हैं, हमको जो नॉलेज होगा हम बता देंगे, नॉलेज हमको नहीं होगा तो हमारे सीनियर जो उसके एक्सपर्टीज हैं वो बताएंगे आपको। ठीक है ना? लेकिन पूछ सकते हैं आप सवाल।